नमस्कार साथियों, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर खड़गपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे का CNW लेक्चरर डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 3 जून 2026 को। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। सोल बार ऑफ आईसेफ कोच कंसिस्ट ऑफ, तो यहीं पर देखिए आईसेफ कोच का जो 16 बार होता है ये किस प्रकार का सेक्शन रहता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का जेड सेक्शन। ये अगर आप लोग का LHB के लिए क्वेश्चन होता है तो LHB कोच का जो 16 बार होता है ये आप लोग का किस प्रकार का सेक्शन रहता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का C सेक्शन हो जाता है। ओवरऑल लेंथ ऑफ ICF RCF कोच, ओवरऑल लेंथ ऑफ बफर ऑफ ICF RCF कोच, तो यहीं पर देखिए लेंथ ओवर बफर पूछा है ICF RCF कोच के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 22,297 mm हो जाएगा। तो ऑप्शन C के साथ चलिए। इसी प्रकार लेंथ ओवर अगर हेडस्टॉक पूछता ICF RCF कोच के लिए तो ये हो जाता 21,337 mm। इसी प्रकार अगर विड्थ चौड़ाई पूछा होता तो ये हो जाता 3245 mm। अगर हाइट पूछा होता हाइट जो कि टॉप ऑफ रूफ का रेल लेवल से, ये कितना हो जाता 4025 mm। In ICF RCF bogie, the total height of primary spring and compensating ring together should not exceed, तो यहीं पर देखिए ICF RCF bogie में पूछ रहा है, ये आप लोग का टोटल हाइट पूछ रहा है। प्राइमरी स्प्रिंग रहेगा, इसके साथ साथ कंपेंसेटिंग रिंग दोनों को मिला के ये कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर 295 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ होल्स इन एक्सेल गाइड कैप होल इन ICF RCF बोगी, तो यहीं पर देखिए एक्सेल आप लोग का एक्सेल गाइड कैप में जो होल होता है इसका आप लोग का टोटल संख्या पूछा है ICF RCF बोगी के लिए, तो ये रहता है 9 के संख्या में होल रहता है और ये होल का जो डायमीटर होता है ये 5 mm होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गाइड कैप होल इन ICF RCF होगी, यहीं पर देखिए दे दिया है जो ICF RCF आप लोग का कोच का गाइड कैप होल रहता है तो इसका डायमीटर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 5 mm। एज पर लेटेस्ट सर्कुलर फ्रॉम रेलवे बोर्ड द सर्विस लाइफ ऑफ ICF कोचेस एज पैसेंजर कोच हैज बीन रिड्यूस टू, तो यहीं पर देखिए आप लोग का ICF आप लोग का कोच जो है ये आप लोग का स्टील बॉडी कोचेस रहता है, तो इसका आप लोग का सर्विस लाइफ पूछ रहा है कितना होगा, तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स। इसी प्रकार अगर फुल्ली स्टेनलेस स्टील बॉडी अगर कोच पूछा होता, फुल्ली स्टेनलेस स्टील बॉडी अगर कोच रहता तो इसका आप लोग का कोडल लाइफ कितना होता 30 ईयर्स हो जाता है। इसी प्रकार LHB का आएगा, LHB का आप लोग को 35 साल में इसको फिक्स्ड कर दिया गया है कोडल लाइफ। ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF RCF बोगी, तो यहीं पर ही आप लोग का डिस्कस हुआ है। ओवरऑल आप लोग का चौड़ाई कुल चौड़ाई पूछा है एस ICF RCF बोगी के लिए, ये हो जाएगा 3245 mm। द एप्लीकेशन ऑफ डंप बाल इज, यहीं पर देखिए जो WSP सिस्टम में डंप बाल जो रहता है इसका एप्लीकेशन पूछ रहा है डंप बाल का, तो ये आप लोग का ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग दोनों में ही ये काम करता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग हो जाएगा। ऑप्शन C के साथ चलिए।
व्हाट इज द लिमिट ऑफ ईआर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। यहीं पर देखिए आप लोग का सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो ईआर गैप पूछ रहा है, ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। 0.9 से 1.4 mm होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड। यहीं पर देखिए एलएचबी कोच में जो ब्रेक डिस्क के साथ ब्रेक पैड यूज होता है, ये ब्रेक पैड का नया कंडीशन में थिकनेस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 35 mm। अगर कंडमनिंग पूछा होता कंडमनिंग तो ये हो जाता 7 mm। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का गुड स्टॉक, कोचिंग स्टॉक, एलएचबी इसी प्रकार कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यहीं पर आप लोग का एलएचबी रिलेटेड यहीं पर क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए बोर्ड भी इसी प्रकार का आंसर लेता है। तो मैक्सिमम आप लोग का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर आप लोग का केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो ये आप लोग का ऊपर एलएचबी का क्वेश्चन था, इसी हिसाब से आप लोग यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर ले लीजिए 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोग का एलएचबी रिलेटेड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आईसीएफ या आप लोग का वागन के लिए मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर पूछता, तो ये 3.8 0.1 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये तो आप लोग को सभी को ही पता है। तो दोनों ऑप्शन यहीं पर करेक्ट है, लेकिन बोर्ड हमेशा ऊपर वाला क्वेश्चन को देख के ही आप लोग का जस्ट इसका ऊपर क्या क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार लेता है, लेकिन दोनों ही आप लोग का एक एलएचबी के लिए करेक्ट है और दूसरा आईसेप वागन के लिए भी करेक्ट है। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड ऑफ आईसीएफ कोच। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर ही आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। कैसे, देखिए आप लोग का आईसीएफ कोच में ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड तो रहता नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग का एलएचबी लगा देने से कितना होगा, मैक्सिमम गैप हो जाएगा 1.5 mm। ये अगर आईसीएफ को काट के यहाँ पर एलएचबी कर देंगे तो क्या होगा, ये आप लोग का मैक्सिमम 1.5 mm, जो कि 1 से आप लोग का 1.5 mm का गैप रहता है ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में। अगर इसमें हम लोग आईसीएफ कुछ रिलेटेड देंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर लेना मुश्किल हो जा रहा है। इनबिल्ड स्लैक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ एलएचबी कोच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिलेंडर यूज होता है, इसमें जो आप लोग का इनबिल्ड स्लैक एडजस्टर रहता है, ये सिंगल एक्टिंग होता है या डबल एक्टिंग होता है। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग का देखिए एलएचबी हो गया, इसके बाद आप लोग का आईसीएफ कोच हो गया जो कि बीएमबीसी है, इसके साथ कन्वेंशनल वागन हो गया, कन्वेंशनल वागन जो कि अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम रहता है, कन्वेंशनल वागन हो गया। तो ये सब आप लोग का सिंगल एक्टिंग है। इसका ब्रेक सिलेंडर में जो स्लैक एडजस्टर रहता है ये सिंगल एक्टिंग है। इसी प्रकार अगर बीएमबीएस वागन के लिए क्वेश्चन होता है, बीएमबीएस वागन, तो इसमें आप लोग का जो इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर जो है ये डबल एक्टिंग हो जाता है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखें। द ब्रेक सिलेंडर इज कंप्राइजेस। तो यहीं पर देखिए ब्रेक सिलेंडर जो होता है इसमें क्या क्या शामिल रहता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखिए पावर पर्सन रहेगा, स्लैक एडजस्टर मैकेनिज्म भी रहेगा, स्पिंडल रिसेट मैकेनिज्म भी रहेगा, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड इन एलएचबी पावर कार। यहीं पर देखिए आप लोग का LWL RRM हो गया, जनरेटर कार हो गया या पावर कार हो गया एलएचबी का। तो इसमें आप लोग का किस प्रकार का, कितने प्रकार का यहीं पर आप लोग का ब्रेक सिस्टम रहता है, कितने प्रकार का, हाउ मेनी टाइप्स पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 प्रकार का। तो एक तो आप लोग का एयर ब्रेक है, एयर ब्रेक,
और इसमें और एक आप लोग का पार्किंग ब्रेक रहेगा, पार्किंग ब्रेक या इसको हैंड ब्रेक भी बोला जाता है, जो भी हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक। तो दो प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा जनरेटर कार, पावर कार में। सिंगल पाइप सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, तो यहीं पर देखिए सिंगल पाइप सिस्टम करेंगे ना, इसमें एलएचबी आप लोग का लिखा है, ना आईसीएफ लिखा है, ना गुड्स लिखा है। तो यहीं पर देखिए इसमें लॉजिक थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंगल पाइप सिस्टम हम लोग यूज करेंगे, सिंगल पाइप सिस्टम। तो यहीं पर आप लोग का ट्विन पाइप आईसीएफ या वैगन स्टॉक के लिए ट्विन पाइप में देखेंगे। तो ये कंडीशन में हम लोग सिंगल पाइप करेंगे। तो कब सिंगल पाइप करेंगे? अगर आप लोग का एपी मेटल पाइप ब्रोकन हो गया है, ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंगल पाइप करेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी प्रकार एलएचबी का रैक होगा, एलएचबी का रैक होगा, एलएचबी। तो ये कंडीशन में हम लोग इसको सिंगल पाइप सिस्टम नहीं कर सकते हैं। तो सिंगल पाइप सिस्टम इसलिए नहीं कर सकते हैं, आप लोग का जो एयर टैंक मैक्सिमम एयर टैंक एफपी प्रेशर से आप लोग का चलता है। अगर सिंगल पाइप सिस्टम कर देंगे, जितना एयर बेलो है पूरा बैठ जाएगा, इसलिए हम लोग सिंगल पाइप सिस्टम नहीं कर पाएंगे आप लोग का एलएचबी रैक में। तो इसीलिए आप लोग का ट्विन पाइप आप लोग का आईसीएफ या वैगन सिस्टम, इसी प्रकार का सिस्टम में एफपी पाइप अगर ब्रोकन हो गया, टूट गया, ये कंडीशन में इसको आप लोग इंजन का एफपी कॉक बंद कर दीजिए, एफपी एंगल कॉक, और पहला आप लोग का जो वैगन है या कोच है उसका एंगल कॉक बंद कर दीजिए, और आप लोग सिंपल बीपी प्रेशर में ही आप लोग का गाड़ी चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल यू डू व्हेन वन एंड बीपी एंगल का लीकेज एंड रूट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्या पूछ रहा है, एन रूट में आप लोग का बीपी एंगल का लीकेज हो रहा है, एन रूट में आप लोग का बीपी एंगल का लीकेज हो रहा है। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो बीपी एंगल का, बीपी मेटल पाइप टूट गया, बीपी एंगल का लीकेज है, तो एन रूट में ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो कोच को बाईपास करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग का यहीं पर एलएचबी हो या एलएचबी हो या वैगन हो, ट्विन पाइप वैगन हो, या आप लोग का आईसीएफ कोच हो, सभी में ही हम लोग बाईपास करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ वाइल्ड। वाइल्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। तो इसका काम क्या होता है? ये एन रूट में इंस्टॉल किया गया है। तो आप लोग का जैसे कि रोलिंग स्टॉक मैक्सिमम आप लोग का कोचिंग स्टॉक हो गया, या आप लोग का गुड स्टॉक हो गया, ये जब आप लोग का रेल के ऊपर, ये आप लोग का पटरी के ऊपर रन करेगा, तो ये डिवाइस जैसे लगाया गया है, ये व्हील का इम्पैक्ट रेल के ऊपर आप लोग का सेंस करेगा। ये डिवाइस कितना आप लोग का इम्पैक्ट लोड है रेल के ऊपर चक्का का। तो ये कंडीशन में अगर नॉर्मल जो वैल्यू है इसको एक्सीड करेगा, तो ये कंडीशन में जो वाइल्ड डिवाइस कंट्रोल रूम को मैसेज देगा कि आप लोग का जो रिलेटेड वैगन में प्रॉब्लम है, चक्का में प्रॉब्लम है, या तो फ्लैट टायर है, स्किडेड व्हील है, या व्हील क्रैक है, इसी प्रकार का जो भी आप लोग का कंडीशन है उसको आप लोग आगे जाके इसको चेक करेंगे टीएक्सआर पॉइंट में। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन वाइल्ड का व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ चैनल्स यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इम्पैक्ट लोड ऑन वाइल्ड। तो यहीं पर देखिए टोटल कितना चैनल होता है जो कि क्या इम्पैक्ट लोड को डिटेक्ट करने के लिए, इम्पैक्ट लोड को डिटेक्ट करने के लिए वाइल्ड मशीन में टोटल कितना चैनल होता है जो कि क्या काम करता है? ये इम्पैक्ट जो लोड है इसको डिटेक्शन करता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 34 चैनल रहता है।
तो टोटल में आप लोग का ये टोटल जो चैनल रहता है वर्ल्ड में, टोटल चैनल ये रहता है 36 रहता है। तो इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन में जो है ये डिटेक्शन ऑफ इम्पैक्ट लोड, डिटेक्शन ऑफ इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड आप लोग का कितना है रेल के ऊपर, इसको डिटेक्शन करने के लिए 34 चैनल यूज किया जाता है। इसी प्रकार और 2 चैनल यूज किया जाएगा, इसी प्रकार और 2 चैनल यूज किया जाएगा। तो ये 2 चैनल क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ये आप लोग का सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेशन ऑफ द सिस्टम, एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेशन ऑफ वाइल्ड सिस्टम, वाइल्ड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए 2 चैनल का यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ चैनल्स यूज फॉर एक्टिवेशन ऑफ सिस्टम ऑन वाइल्ड। यहीं पर देखिए वाइल्ड में जो सिस्टम को एक्टिवेशन करने के लिए कितना चैनल का यूज होता है, यहीं पर ही डिस्कस हुआ था, 2 चैनल। वाइल्ड कैन डिटेक्ट व्हील ऑफ डायमीटर रेंजिंग, यहीं पर देखिए वाइल्ड कैन डिटेक्ट डिफेक्ट व्हील ऑफ डायमीटर रेंजिंग। तो यहीं पर वाइल्ड मशीन जो होता है, डिवाइस जो होता है, ये व्हील का आप लोग का जो डिफेक्ट है, जो दोष है, इसको जांच करेगा। तो कितना डायमीटर चक्का का ये आप लोग का जो दोष है, डिफेक्ट है, ये जांच कर पाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 770 mm से 1100 mm तक जो चक्का का डायमीटर रहेगा, उसी प्रकार का व्हील का जो डिफेक्ट है वाइल्ड मशीन ये जांच कर पाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। वाइल्ड विल वर्क इफेक्टिवली इन द स्पीड रेंज ऑफ, तो वाइल्ड मशीन जो हम लोग इंस्टॉल किए हैं रूट में, ये आप लोग का इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से ये काम करेगा, बढ़िया से काम कर पाएगा। अगर वाइल्ड मशीन जहाँ इंस्टॉल किया गया है वहीं पर जो आप लोग को कोचिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक जो रन करेगा, इसका आप लोग का स्पीड कितना होने से ये बढ़िया से सेंस कर पाएगा, वाइल्ड मशीन रीड कर पाएगा, इफेक्टिवली काम कर पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आप लोग का 30 kmph से 160 kmph का स्पीड में अगर चल रहा है आप लोग का जो ट्रेन, कोचिंग स्टॉक या वागन स्टॉक, तो ये कंडीशन में वाइल्ड मशीन बढ़िया से इफेक्टिवली ये सेंस कर पाएगा, रीड कर पाएगा, काम कर पाएगा। इससे अगर ज़्यादा होता है तो ये काम इसको सही ढंग से रीड नहीं कर सकता है। ओवर हैंड टैंक कैपेसिटी ऑफ WRA सिस्टम, ओवर हेड टैंक कैपेसिटी ऑफ WRA सिस्टम। तो यहीं पर देखिए WRA सिस्टम जो अंडर स्लंग जो पानी रहेगा, नीचे में जो वाटर टैंक में पानी रहेगा, उसको पंप मोटर सिस्टम के माध्यम से लिफ्ट करेगा कोच का ऊपर, जो कि कोच का ऊपर में रहेगा आप लोग का अपर गियर में ऑक्सिलरी टैंक रहेगा, वहीं पर ये लिफ्ट करके पानी चढ़ाएगा। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है ओवरहेड टैंक कैपेसिटी WRA सिस्टम के लिए पूछ रहा है। तो यहीं पर देखते हैं ऑप्शन, तो यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर 200 लीटर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग का ICF वर्सन में 4 रहेगा ओवरहेड टैंक रहेगा, ओवरहेड टैंक 4 ऑक्सिलरी ओवरहेड टैंक रहेगा, छोटा वाला टैंक रहेगा। और ये आप लोग का एक आप लोग का ऑक्सिलरी टैंक का कैपेसिटी 50 लीटर होगा, जैसे कि ये टोटल 200 लीटर होगा। इसी प्रकार अगर LHB के लिए ये क्वेश्चन होता तो उसमें भी आप लोग का 4 ऑक्सिलरी टैंक रहेगा, 4 टॉयलेट में, हर एक टॉयलेट के ऊपर आप लोग का एक ओवरहेड ऑक्सिलरी टैंक रहेगा। LHB के लिए, ICF के लिए भी, ICF में 50 लीटर कैपेसिटी रहेगा हर एक का। इसी प्रकार LHB में हर एक जो ऑक्सिलरी ओवरहेड टैंक रहेगा इसका कैपेसिटी रहेगा आप लोग का 30 लीटर। तो इसी प्रकार कॉन्फ़िगरेशन रहता है ICF LHB कोच में, ज़रूर इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA, यहीं पर देखिए वाटर रेजिंग अपराटस के लिए आप लोग का जो सिस्टम है, तो इसके लिए मिनिमम एयर प्रेशर कितना चाहिए, जिसके चलते ये आप लोग का पानी को लिफ्ट कर पाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का मिनिमम एयर प्रेशर WRA सिस्टम के लिए ये चाहिए 0.35 kg/cm²। और मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन होता है मैक्सिमम कितना आप लोग का प्रेशर चाहिए WRA सिस्टम चलाने के लिए,
तो ये हो जाता है 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस यूज्ड इन रोलर बियरिंग ऑफ आईसीएफ कोच? आईसीएफ कोच का रोलर बियरिंग में जो ग्रीस यूज होता है, ये आप लोग का किस प्रकार का ग्रीस का यूज किया जाता है? तो ये होता है लिथियम बेस ग्रीस यूज किया जाता है। एलएचबी कोचेस आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग? एलएचबी कोच में किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। तो यहीं पर देख लेते हैं, आप लोग का वागन हो गया, एलएचबी कोच हो गया, वंदे भारत कोच हो गया, सभी में CTRB यूज किया जाता है कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। इसी प्रकार आईसीएफ कोच हो जाता तो स्फीयरिकल रोलर बियरिंग यूज किया जाता है। अगर UIC बोगी हो गया, और कुछ कुछ लोकोमोटिव में सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग का यूज किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन आईसीएफ बोगी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, आईसीएफ आप लोग का बोगी व्हील में किस प्रकार का रोलर बियरिंग का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का डबल रोल सेल्फ अलाइन स्फीयरिकल रोलर बियरिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सेल बॉक्स इंडिकेट पर। एक्सेल बॉक्स के ऊपर येलो पॉइंट दिया गया है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही होता है कि टेम्परेचर जो हम लोग लेंगे, एक्सेल बॉक्स बियरिंग टेम्परेचर लेंगे, वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर येलो पॉइंट दिया हुआ रहता है, वहीं पर ही आप लोग जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर से वही पॉइंट पर ही आप लोग उसको रख के उसका जो इंफ्रारेड को वहीं पर ही पॉइंट करके ही आप लोग टेम्परेचर लीजिए, ताकि बढ़िया से एग्जैक्ट टेम्परेचर एक्सेल बॉक्स बियरिंग का आ पाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर बियरिंग कैन बी मेजर। वही पॉइंट में ही, वही येलो पॉइंट में ही आप लोग जो टेम्परेचर लेंगे वो एक्चुअल टेम्परेचर होगा एक्सेल बॉक्स बियरिंग का। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। फ्री मूवमेंट ऑफ एंटी रोल बार डिपेंड्स अपॉन। एंटी रोल बार फ्री मूवमेंट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। कंडीशन ऑफ ग्रीस इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में ग्रीस का कंडीशन चेक करना जरूरी है, एकदम सही है। कंडीशन ऑफ बियरिंग एट बोथ एंड में बियरिंग का कंडीशन देखेंगे, ठीक है कि नहीं। कंडीशन ऑफ कैन ऑफ बियरिंग, ये यहीं पर देखिए आप लोग का बियरिंग का जो कैन है इसका भी कंडीशन चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चेकिंग ऑफ बियरिंग फॉर हॉट एंड ग्रीस लीकेज इज डन। तो यहीं पर देखिए बियरिंग को चेक करेंगे, यहीं पर बियरिंग आप लोग का हॉट है कि नहीं, गर्म है कि नहीं, या ग्रीस कुछ लीकेज हो रहा है क्या। तो ये आप लोग का डिपो 1, डिपो 2, डिपो 3 हर एक शेड्यूल में ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका हम लोग जो एक्सेल बॉक्स बियरिंग का जो कितना टेम्परेचर है चेक करेंगे, हॉट है कि नहीं चेक करेंगे, ग्रीस लीकेज भी चेक करेंगे। D1, D2, D3 में सभी शेड्यूल में करेंगे। हाउ मैनी मेंटेनेंस शेड्यूल आर जनरली डन इन प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो। यहीं पर देखिए प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में आप लोग का जो मेंटेनेंस शेड्यूल है, कितना प्रकार का मेंटेनेंस शेड्यूल किया जाता है, यहीं पर LHB ICF कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि ICF में पहले देख लेते हैं, ICF में हम लोग क्या क्या प्राइमरी डिपो में करते हैं। तो यहीं पर देखिए ट्रिप शेड्यूल होगा, हर एक ट्रिप के बाद ट्रिप शेड्यूल करेंगे, ट्रिप शेड्यूल। इसके बाद आप लोग का A शेड्यूल होगा, B शेड्यूल होगा, और प्राइमरी डिपो के अंतर्गत ही आप लोग का जो आयोज सेट रहता है वहीं पर आप लोग का आयोज भी होगा, प्राइमरी डिपो में रहता है, आयोज भी होता है प्राइमरी डिपो में। इसी प्रकार LHB वर्सन में चलेंगे तो LHB कोच के लिए D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, ये शेड्यूल तो होगा ही होगा। और प्राइमरी डिपो में आजकल मैक्सिमम प्राइमरी डिपो में आप लोग का SS1 भी हो रहा है, SS1 जिसको कि LHB कोच का आयोज भी बोला जाता है। तो ये सब आप लोग का ICF LHB पर मैक्सिमम 4 शेड्यूल हो रहा है। लेकिन यहीं पर आप लोग का LHB कोच रिलेटेड
आप लोग का हो या आप लोग का ऐसे कुछ रिलेटेड हो, सिंपल ये आप लोग का ट्रिप शेड्यूल, इसके बाद ए शेड्यूल बी शेड्यूल लिया है, या इसी प्रकार LHB में ओनली D1 D2 D3 शेड्यूल लिया है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 शेड्यूल। फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 शेड्यूल, यहीं पर देखिए डिपो 1 शेड्यूल क्या है, ये हर एक ट्रिप में होता है, सभी को पता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, LHB कोच के लिए जो D1 शेड्यूल होगा हर एक ट्रिप में होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ D2 शेड्यूल, D2 डिपो 2 का शेड्यूल पूछ रहा है, उसका पीरियोडिसिटी पूछ रहा है, इंटरवल पूछ रहा है 1 मंथ ±3 डेज, तो यहीं पर हो जाएगा 30 डेज ±3 डेज। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल देखेंगे, इंटरवल फ्रीक्वेंसी देखेंगे डिपो 3 शेड्यूल का, जो कि ये 6 मंथ ±15 डेज हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। एग्जामिनेशन अब सोलबार फॉर करोजन इज डन, यहीं पर देखिए सोलबार में करोजन है कि नहीं, इसका एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे LHB कोच के लिए। तो ये होगा आप लोग का D3 शेड्यूल में करना है। वेरीफाइंग द क्लियरेंस बिटवीन ईच पैड एंड डिस्क सरफेस, यहीं पर देखिए आप लोग का ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क सरफेस में आप लोग क्लियरेंस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्लियरेंस। तो ये कौन सा शेड्यूल में किया जाता है, तो ये आप लोग का किया जाता है D2 और D3 शेड्यूल में किया जाता है, D2 और D3 शेड्यूल में, ऑप्शन सी के साथ चलिए। फीबा सिस्टम इंडिकेट्स द फेल्यूर ऑफ, फीबा का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, पूर्ण रूप जान लीजिए, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहीं पर देखिए फीबा फेल्यूर कब होता है, आप लोग का फीबा डिवाइस एक्टिवेट कब होता है, तो जब भी कोई भी आप लोग का एयर बेलो एयर स्प्रिंग में 1 kg से ज़्यादा अगर प्रेशर आप लोग का लीकेज होता है, ड्रॉप होता है, ये कंडीशन में फीबा डिवाइस एक्टिवेट होके क्या करता है, ये आप लोग का इंडिकेशन के साथ साथ रेड इंडिकेट करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आप लोग का प्रेशर BP प्रेशर ड्रॉप करके गाड़ी को रोक देगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या होगा, फीबा सिस्टम जो फेल्योर को इंडिकेट करता है, किसका फेल्योर को इंडिकेट करता है, ये एयर बेलो या एयर सस्पेंशन सिस्टम का फेल्योर को ही इंडिकेट करता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन फायर फाइटिंग PASS इज, यहीं पर देखिए फायर फाइटिंग का केस में जो आप लोग का आग बुझाते हैं फायर फाइटिंग, ये केस में पास रूल एक तो आप लोग का यूज किया जाता है। तो यहीं पर पास रूल का फुल फॉर्म देखेंगे, जो कि आप लोग का पास रूल का फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन ए में है पुल एम स्क्वीच एंड स्वीप, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहीं पर पहले क्या करना है, आप लोग का जो फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, अग्निशामक रहेगा, इसमें आप लोग पहले क्या करेंगे, पुल करेंगे, सेफ्टी पिन को आप लोग का जो सेफ्टी पिन रहेगा अग्निशामक का, उसको पहले पुल कीजिए, खींच लीजिए। उसके बाद ए फॉर एम करेंगे, एम करेंगे कि कहाँ पर एम करेंगे, जहाँ बेस आप लोग का फायर का बेस होगा, फायर का बेस होगा, जो फायर एक्सटिंग्विशर का नोजल या एयर हॉस को फायर का जो बेस है उसके तरफ ही एम करके रखिए, ठीक है, ये हो गया एम। इसके बाद स्क्वीज करना है, लीवर फायर एक्सटिंग्विशर का जो लीवर रहेगा, सेफ्टी पिन आप लोग खींचने के बाद क्या करना है, इसको धीरे धीरे करके प्रेस करना है। धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो आप लोग का क्या होगा, ये आप लोग का प्रेशर के साथ जो आप लोग का मटेरियल रहेगा इनसाइड आप लोग का एक्सटिंग्विशर के अंदर में जो रहेगा ये निकलेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ये साइड टू साइड आपको स्वीप करना है, जहाँ पर आग लगा हुआ है साइड टू साइड स्वीप करके आग को बुझाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट, पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। नेक्स्ट चलते हैं SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपराटस इज मीन्ट फॉर। यहीं पर देखिए जब भी फायर फाइटर्स जो आग बुझाने के लिए जो कर्मचारी रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, तो देखा जाता है कि आप लोग का जो अग्निशम कर्मचारी रहेंगे ये धुएं, जहरीली गैस या जहाँ पर ऑक्सीजन का कमी रहता है उसी प्रकार वातावरण में उन लोग को सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस यूज करना पड़ता है। तो इसमें आप लोग का ऑक्सीजन रहता है जो कि उन लोग को सांस लेने में आप लोग का जो कुछ कठिनाई नहीं होगा, इसके लिए ही इसको यूज किया जाता है, खास करके फायर फाइटिंग के केस में।
तो आप लोग का SCBA क्या है? ये एडिशनल ऑक्सीजन फायर फाइटर के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक्सीडेंट के टाइम है, फायर एक्सीडेंट के टाइम है। एकदम ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडिशनल ऑक्सीजन फॉर फायर फाइटर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट होता है इसके दौरान ये लोग यूज करते हैं, इसलिए एडिशनल उन लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। द स्टैंडर्ड व्हील गेज पर गुड्स वागन का पहले व्हील गेज देख लेते हैं। व्हील गेज क्या होता है? एक ही एक्सेल में दो व्हील है, दोनों व्हील का फ्लेंज का बीच का जो दूरी रहता है उसी को ही व्हील गेज बोलते हैं। तो ये आप लोग का गुड स्टॉक वागन स्टॉक के लिए ये होता है, इसका लिमिट 1600 + 2 - 1 mm। तो इसी में आप लोग का स्टैंडर्ड पूछा था, 1600 mm हो जाएगा स्टैंडर्ड। मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम हो जाएगा ये 1602 mm। इसी में ही मिनिमम कितना हो जाएगा? 1569 mm व्हील गेज। व्हाट इज द लेंथ अवर हेडस्टॉक ऑफ बक्सन वागन? हेडस्टॉक से हेडस्टॉक आप लोग का डिस्टेंस पूछा है, लेंथ पूछा है बक्सन वागन के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी में आ गया 9784 mm। ये लेंथ अवर हेडस्टॉक है, लेंथ अवर हेडस्टॉक। अगर लेंथ अवर कपलर जैसे कि CBC टू CBC लेंथ पूछा होता तो ये हो जाता 10,713 mm। इसी प्रकार अगर चौड़ाई पूछा होता विड्थ तो ये आप लोग का 3200 mm हो जाता। हाइट पूछा होता हाइट, तो हाइट कितना हो जाता? ये 3233 mm हो जाता। टीआर वेट ऑफ बक्सन वागन का टीआर वेट पूछ रहा है। तो बक्सन वागन का आप लोग का खाली कंडीशन में वजन बक्सन वागन के लिए टीआर वेट पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाता? 22.47 टन। तो इसका भी कुछ आप लोग का मॉडिफिकेशन हुआ है, नया डाटा आया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। बक्सन वागन के लिए आप लोग का ओल्ड में पुराना में कितना था और नया में कितना हुआ है देख लेते हैं। पहले हम लोग टीआर वेट देखेंगे। टीआर वेट तो जैसे कि टीआर वेट पुराना के अनुसार आप लोग का 22.47 टन, जो कि अभी लेटेस्ट में हो गया है 23.20 टन। इसी प्रकार कैरिंग कैपेसिटी या पे लोड देखेंगे, ये कितना था? ये आप लोग का 58.81 टन था, जो कि अभी आप लोग का कितना हो गया है? 58.08 टन। तो ग्रॉस लोड दोनों का ही बराबर है, ग्रॉस लोड समान है। ग्रॉस लोड 81.28 टन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द साइड ऑपरेटेड हैंड ब्रेक व्हील फॉर बक्सन वागन? बक्सन वागन में जो साइड ऑपरेटेड हैंड ब्रेक रहता है उसका डायमीटर पूछ रहा है 610 mm। न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वागन फास्ट POH पीरियोडिसिटी। यहीं पर देखिए BLC जो कंटेनर वागन होता है उसका पहला पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछ रहा है। तो न्यूली बिल्ट वागन होगा, नया वागन होगा, तो ये हो जाएगा 6 साल। इसी प्रकार उसके बाद सब्सिक्वेंट जो होगा, सब्सिक्वेंट इसके बाद जो POH होगा ये हो जाएगा 4.5 साल हो जाएगा, 4.5 ईयर्स हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग ROH भी देख सकते हैं, ROH भी देख लीजिए, रूटीन ओवरऑलिंग। तो फास्ट आप लोग का जो ROH होगा न्यूली बिल्ट वागन के लिए, फास्ट ROH देख लीजिए ये कितने में होता है। तो ये होता है आप लोग का 24 मंथ में होता है। इसके बाद जो होगा सब्सिक्वेंट जो ROH होगा ये होगा कितना महीने में? ये होगा आप लोग का 18 महीने में, 18 मंथ में होगा। ARMB स्केल 1 कंसिस्ट ऑफ डेज नंबर ऑफ कोचेस। तो यहीं पर देखिए ARME या ARMB
एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन या एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट जो भी ARME ARMB, ये इसमें आप लोग का स्केल 1 स्केल 2 रहता है। तो स्केल 1 में कितना आप लोग का कोच रहता है पूछ रहे हैं, तो इसमें आप लोग का 2 के संख्या में कोच रहेगा, 2 के संख्या में कोच रहेगा ARME या ARMB के लिए, जो कि ये आप लोग का ऑक्जुलरी, ये रहेगा ऑक्सिलरी वैन रहेगा प्लस मेडिकल वैन रहेगा। ये अगर आप लोग का ये SP ARMB होता है, SP ARMB होता, या इस स्पार्ट वाला टाइप होता, सेल्फ प्रोपेल्ड होता, तो ये केस में आप लोग का क्या हो जाता, 3 कोच हो जाता है। ये कंडीशन में 3 कोच हो जाता है। तो ये 3 कोच क्या होता है आप लोग का, एक मेडिकल वैन होता है प्लस एक आप लोग का सुपरवाइजर और स्टाफ वैन, सुपरवाइजर एंड स्टाफ वैन प्लस टूल वैन। इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अगर सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, SP ARMB होता है या स्पार्ट केस होता है, तो इस प्रकार का कंडीशन होता है। तो नॉर्मल आप लोग का ARMB स्केल 1 के लिए आप लोग का 2 कोच रहेगा, ऑक्सिलरी वैन प्लस मेडिकल वैन। इसी प्रकार स्केल 2 के लिए अगर ARME स्केल 2 है, तो आप लोग का ARME ARMB स्केल 2 के लिए नॉमिनेटेड स्टेशन में, नॉमिनेटेड स्टेशन रहेगा, नॉमिनेटेड आप लोग का स्टेशन रहेगा। उसमें आप लोग का क्या रहेगा, मेडिकल किट रहेगा, मेडिकल इक्विपमेंट रहेगा और मेडिसिन्स वगैरह रहेगा। इसके लिए स्टोर रूम दिया गया रहता है। कोई एक्सीडेंट केस होगा, इसके लिए आप लोग का स्टोर करके रखा जाता है। मेडिकल किट, मेडिकल आप लोग का इक्विपमेंट, मेडिसिन्स, ये सब स्टेशन, नॉमिनेटेड स्टेशन है, वहीं पर ही रखा जाता है, जिसको कि स्केल 2 बोला जाता है, ARME स्केल 2 या ARMB स्केल 2। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्वेश्चन है, देखते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ था? 10 मई 1963 को, ऑप्शन बी में है। और इसका आप लोग का एमेंडेड संशोधन कब हुआ था? एमेंडेड, ये भी आप लोग का क्वेश्चन आता है, जरूर याद रखिए, 1967 को। राजभाषा अधिनियम कब संशोधन हुआ था? 1967 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन देखेंगे, ये आप लोग का बाला साहब गंगाधर खेर थे, बाला साहब गंगाधर खेर, BG खेर। तो ये आप लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये गठन हुआ था, कब गठन हुआ था? 7 जून 1955 को। ये भी एग्जाम में आता है, याद रखिए। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य रहते हैं? यहीं पर देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 मेंबर रहते हैं। तो यहीं पर आप लोग का लोकसभा से 20 मेंबर और राज्यसभा से रहते हैं 10 मेंबर, टोटल 30 मेंबर। लोकसभा राज्यसभा से, लोकसभा से 20 मेंबर, राज्यसभा से 10 मेंबर, ऐसे करके टोटल 30 मेंबर होते हैं कुल। राजभाषा नियम 1976 में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो यहीं पर देखिए, आप लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 है, इसमें पहला जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में किया गया था। इसके बाद आप लोग का सेकंड जो संशोधन किया गया था, ये 2007 में हुआ था। इसी प्रकार थर्ड जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, ये 2011 को हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में टोटल सेक्शन पूछ रहा है, टोटल धारा पूछ रहा है, कितना संख्या में रहता है? ये 9 के संख्या में रहता है। इसी प्रकार
ऑफिशियल लैंग्वेज रूल में कितना रूल रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल में टोटल रूल संख्या, टोटल नियम, टोटल रूल कितने के संख्या में है, 12 के संख्या में है। ये भी आप लोग याद रखिए। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन देखेंगे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर। मुख्य राजभाषा अधिकारी MRA, तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो मुख्य राजभाषा अधिकारी रहेंगे उनका कार्यकाल पूछ रहा है, कितना वर्ष या महीना होता है। तो ये हो जाएगा 1 साल होता है उनका जो कार्यकाल होता है मुख्य राजभाषा अधिकारी के, 1 साल होता है। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल है उसके अनुसार अंडमान निकोबार आइसलैंड रहता है, ये रीजियन ए में आता है, को क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? यहीं पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज रहेंगे उनके लिए जो आप लोग का प्रिलिमिनरी जो कोर्स रहेगा, जो ट्रेनिंग रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रबोध हो जाएगा। प्रारंभिक जो कोर्स है ये हो जाएगा प्रबोध। इस प्रकार आप लोग का अभी पारंगत ऐड होने के बाद ये है फाइनल कोर्स हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा पारंगत, जिसके टोटल आप लोग का प्रबोध, इसके बाद प्रवीण, उसके बाद प्रज्ञा, उसके बाद फाइनल में रहेगा पारंगत। हिंदी पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार की शिक्षा प्रणाली क्या है? यहीं पर देखिए हिंदी पाठ्यक्रम जो रहता है तो इसके लिए केंद्र सरकार का शिक्षा प्रणाली क्या है पूछ रहा है। तो यहीं पर ये देखिए ये आप लोग का हिंदी जो पाठ्यक्रम रहता है ये नियमित रहता है, रेगुलर भी होता है, रेगुलर कोर्स। इसी प्रकार इंटेंसिव भी रहेगा, गहन रहेगा इंटेंसिव। पत्राचार भी रहेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस में भी होगा कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये नियमित, गहन, पत्राचार सभी का रूप में ये हिंदी पाठ्यक्रम रहता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर खड़गपुर का CNW लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था तो इसका जो क्वेश्चन पेपर था पूरा ही सॉल्व हो गया है। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं टेस्ट ग्रुप के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो और एक आप लोग का डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम में सफलता मिले तो जल्द से जल्द बिना देरी किए हुए टेस्ट ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।